एक काल्पनिक मित्र के द्वारा ये स्पष्ट करते हैं कि क्या है, आलोचना के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैंने उनके सामने ये बातें रखी तो उसने दुखी होकर मेरी तरफ देखा। ऐसी बातें वो उस व्यक्ति के बारे में जानता है। तो आलोचना क्या है, किसी के दोषों पर ध्यान देना ही नहीं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे बीबीए के सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको इस सेमेस्टर जो आपके लिए क्या है, हाशिए पर कुछ नोट्स जो कि गद्य मंजूषा के अंतर्गत है, इसी पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस पाठ के जो लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जो जन्म है वो 13 नवंबर 1917 में श्योपुर में हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, एक साहित्य की डायरी आदि। और इनकी मृत्यु जो है 11 सितंबर 1964 में इनकी मृत्यु हुई। गजानन मुक्तिबोध जी की जो ये आपके लिए हाशिए पर कुछ नोट्स जो है, ये एक आलोचना है, एक काल्पनिक मित्र के बारे में आलोचना करते हुए इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, जो मुक्तिबोध का निबंध है हाशिए पर कुछ नोट्स, वो विचारात्मक निबंध श्रेणी में आता है। इसे चिंतन प्रधान निबंध भी कहा जा सकता है, क्योंकि मुक्तिबोध ने इसका प्रारंभ बहुत सीधे सरल ढंग से किया। पहले तो जो ये निबंध है, ये बहुत सरल ढंग से इसे क्या है, शुरू किया, इसका आरंभ किया, किंतु साथ ही साथ यही सरलता गंभीरता में, जो सरलता से इन्होंने शुरू किया है, वही गंभीरता और क्या है, गंभीरता में बदल जाती है। वही क्या है, गंभीरता में बदल जाती है। एक काल्पनिक मित्र की चर्चा के बहाने इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि आलोचना के दौरान, एक काल्पनिक मित्र के द्वारा ये स्पष्ट करते हैं कि क्या है, आलोचना के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसकी आलोचना हम करें, पहले उसे अपने घनिष्ठ विश्वास में ले, और फिर उस व्यक्ति की उस मोड़ पर लाने का प्रयत्न करें, उस व्यक्ति को उस मोड़ पर लाने का प्रयत्न करें जहां आप उसे लाना चाहते हैं। आलोचना का यहाँ पर अर्थ है, कोई भी व्यक्ति के बारे में अगर उसमें बुराई भी हो तो क्या है, उस बुराई को पहले उसे अपने घनिष्ठ विश्वास में लेकर उसकी क्या है, उसमें जो बुराई है उसके प्रति क्या है, धीरे से, ना कि उसे ठेस लगे, ऐसे ही क्या है, धीरे से उसे अपने विश्वास में लेते हुए उस बुराई के बारे में संकेत करें। तो आलोचना क्या है, किसी के दोषों पर ध्यान देना ही नहीं है और ना ही किसी को बहुत ज्यादा क्या है, तारीफें करके उसे क्या है, पूजनीय बनाना है, बल्कि उसमें जो अच्छाई और बुराई है उसके बारे में आलोचना करते हुए उसकी बुराई को दूर करने का एक संकेत करना भी आलोचना ही है। ये सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में बुरा ही कहना आलोचना नहीं है। बहुत समय तक मैं यहाँ पर मैं का अर्थ है, यहाँ पर जो मैं का अर्थ है मुक्तिबोध जी, यानी यहाँ पर खुद लेखक कहते हैं कि मैं बहुत समय तक कलम लिए बैठा रहा, मैं अपने हाथों में कलम लिए बैठा रहा, विमूढ़ और खोया खोया सा, समझ में नहीं आया कि क्या करूं, क्या लिखूं और लिखने के पहले क्या सोचूं। बहुत देर तक कलम लेकर मैं बैठा रहा और क्या है, क्या लिखूं, पहले तो ये विचार में पड़ गया कि मैं क्या लिखूं। विमूढ़
यानी ये बताते हैं कि मैं विमूढ़ हो गया और खोया खोया सा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं और लिखने के पहले क्या सोचूं। इस तरह से वो यहाँ पर लिख रहे हैं, कुछ विचार जो है लिखना चाहते हैं, लेकिन क्या है, कलम के द्वारा वो बाहर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर वो उदाहरण भी देते हैं कि अगर कोई द्वार के बाहर अनजाना व्यक्ति जाता रहता है, उसे अंदर आने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे ही ये विचार थे। मैं लिखना तो चाहता था, लेकिन वो विचार जो है कलम के द्वारा बाहर नहीं आ रहे थे। ऐसी एक परिस्थिति थी, ऐसा ये बताते हैं। यहाँ पर बताते हैं, किंतु उन विचारों की सूरतें देखकर मुझे एक गए गुजरे जमाने की याद आ गई। जो बीता हुआ जमाना था उसकी याद आ गई। जब मैं कॉलेज का एक लड़का था, तब महान व्यक्ति से मेरा स्नेह हो गया। वो सचमुच का था या झूठ-मूठ का था मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह सही है कि मेरे दिमाग में एक ख्याली नशीली धुन जमी रहती। यहाँ पर वो बताते हैं कि मैं जो है, मेरा ख्याल जो है वो, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि गए गुजरे जमाने की याद आ गई। जो बीता हुआ जमाना था, वो जो बीता हुआ समय था, उसकी याद आ गई। जबकि यहाँ पर क्या है, मुक्ति बोध, जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे तब जो है एक महान व्यक्ति से उनको स्नेह हो गया था, उनसे स्नेह हो गया था। वो सचमुच का था या झूठ-मूठ का, ये उन्हें आज तक पता नहीं चला। फिर वो बताते हैं कि मैं नहीं कह सकता कि वो सचमुच था या झूठ-मूठ था, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये सही है कि मेरे दिमाग में ये ख्याली नशीली धुन जमी रहती। यानी ये सही था कि मेरे दिमाग में एक क्या है, याद उनकी जो है एक ख्याली नशीली धुन। फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि उनके कुछ व्यक्तित्व के गुण, कुछ उनके ख्यालात या इस तरह के कुछ गुण उनमें थे जो कि वो उनको क्या है ठीक से पसंद नहीं थे। तो जिसका ख्याल इनके दिमाग में था, एक नशीली धुन जमी थी, जिसकी ख्यालों की एक नशीली धुंध जमी हुई थी, उनके व्यक्तित्व के कुछ गुण, उनके कुछ ख्यालातें और व्यक्तित्व के कुछ बातें और उनके कुछ तरीके क्या है, इनको पसंद नहीं थे। जहां तक दूसरे व्यक्ति का प्रश्न है, मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मैं अपनी पसंदगी को एक मानदंड या तुला का उच्च पद प्रदान करूं। यहाँ पर वो बताते हैं कि जहां तक दूसरे व्यक्ति का प्रश्न है, मैं ये कभी नहीं चाहा कि मैं अपनी पसंदगी को एक मानदंड या तुला का उच्च पद प्रदान करूं। बताते हैं कि जो मेरी पसंदगी है, उसका जो तुला का उच्च पद जो है प्रदान करूं। पसंदगी को मैं कसौटी नहीं मानता। यानी वो बताते हैं कि पसंदगी को मैं कसौटी नहीं मानता। वो बताते हैं कि कसौटी को मैं नहीं मानता। कसौटी जो ये सोच रहे हैं, जो ये पसंद है वही करना है, ये ऐसी कसौटी वो नहीं मानते। उसे कसौटी का रूप देने की मुझे ना तब इच्छा थी ना अब। यानी मेरी जो पसंद थी उसे कसौटी क्या रूप देना मुझे ना तब पसंद था ना अब। इस तरह से यहाँ पर वो कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि मेरे एक मित्र ने भावनाओं में जो एक क्या है दृष्टि होती है, ये प्रश्न उठाया था, और मैं समझता हूं कि ये जो दृष्टि है मेरे उस मित्र में थी। यहाँ पर ये भी वो कहते हैं, जो इनका मित्र था वो उस क्या है जो महान व्यक्ति से इनको स्नेह हो गया था, उसे भली भांति जानते थे। मेरे मित्र के चेहरे से पता चलता था कि वो उस व्यक्ति की बहुत सी अंदरूनी बातें जानता है। मित्र से इनको
पता चलता है कि बहुत से उस व्यक्ति की जो अंदरूनी, जो रहस्यमय बातें हैं, जो उनके व्यक्तित्व की बहुत सारी बातें, अंदरूनी बातें, जो अंदरूनी बातें होती है, वे सब वो बातें वो मित्र जानता है। बहुत से ऐसे विचित्र तथ्य उसके पास हैं जिन्हें वो कभी जबान पर भी नहीं ला सकता। यानी एक कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वो कभी जबान पर भी नहीं ला सकता। ऐसी ऐसी बातें वो उस व्यक्ति के बारे में जानता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को वो इतना चाहता है, अगर वो उसकी तारीफ करने पर उतर आए तो एक मर्मी कवि की भांति वो पूरा व्यक्तित्व चित्र प्रस्तुत कर दे। स्पष्ट है कि सामने बैठे हुए मेरे मित्र में एक दो मुहापन है। तो यहाँ पर वो बताते हैं यहाँ, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की जो है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की वो इतनी तारीफें करता है, इतनी तारीफ करने बैठ जाए तो इतनी तारीफ करेगा कि एक मर्म कवि की तरह, एक कवि की तरह, कवि के भांति उसके व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर दे। और स्पष्ट है कि सामने बैठे हुए मेरे मित्र में एक दो मुहापन, यानी उनके मित्र में, कुछ लोगों में दो मुहापन होता है, सामने कुछ बातें और पीछे एक कुछ बातें करने जैसे। ऐसा ही उसका भी व्यक्तित्व है, वो दो मुहापन है, उसमें दो मुहापन है, यानी सामने कुछ और पीछे कुछ कहने वाले, ऐसा दो मुहापन उसमें है। इस तरह से यहां पर कहते हैं। फिर मैंने उससे कहा, तुम उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हो? तो यहां पर वो बताते हैं कि हाँ, बहुत उनके प्रति आवेग भी है, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो यहाँ पर देखिए वो बताते हैं कि हाँ, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तो इसीलिए मैं उन पर अधिक जताता हूं। जहां प्रेम होता है वहीं जताया जाता है, जहां श्रद्धा होती है वहां पर क्या है, उस व्यक्ति की श्रद्धा ही बनी रहती है। तो इस तरह से वो कहता है। फिर कहता है कि लेकिन इन भावनाओं के बावजूद भी मन उनका होकर नहीं रह सकता, क्योंकि यूं समझ लीजिए कि उनमें कुछ खोट, यानी कुछ खोट उनमें है। इस तरह से कहता है। उसने जिसको अत्यंत हार्दिक रूप से चाहा, उसी का परित्याग करने पर वह मजबूर हुआ था, वो मजबूर हुआ है। यहां पर देखिए, जिस व्यक्ति को वो अत्यंत क्या है, हार्दिक रूप से चाहता है, उसी का परित्याग करने पर वो क्या है, मजबूर हुआ है। ऐसे एम्बिवैलेंस के शिकार मैंने काफी लोग देखे हैं, जो दोहापन होता है, दो मुहापन, सामने एक बात और पीछे एक बात, उसे इतना चाहने के बावजूद भी, उस व्यक्ति को इतना क्या है पहचानने के बाद, उसके अंदरूनी बातें जानने के बावजूद भी उसमें कुछ ऐसा खोट है, इसीलिए वो क्या है, उसे चाहते हुए भी चाहेगा नहीं। तो फिर क्या है, इस तरह से दो मुंह है वाले लोगों के प्रति यहां पर कह रहे हैं। और क्या है, एम्बिवैलेंस के वो शिकार मैंने काफी लोग देखे हैं। ऐसे दो मुंहपन वाले लोग मैंने कहे काफी लोग देखे हैं। इस तरह से यहां पर निबंधकार कह रहे हैं, वे एक ही व्यक्ति से तीव्र घृणा व स्नेह एक साथ करते हैं। एक ही व्यक्ति से बहुत ज्यादा नफरत और बहुत ज्यादा ही उनसे प्रेम भी करते हैं। घृणा और स्नेह दो में एक घनिष्ठता, घृणा और स्नेह में क्या है, घनिष्ठता है। किंतु यह घनिष्ठता भी इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति एक दूसरे के प्रति विराग का छद भाव ओढ़ने के लिए मजबूर रहता है। जो ये घनिष्ठता जो है इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति एक दूसरे के प्रति विराग का छद भाव जो है उसे ओढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है। मैंने उसके सामने ये बातें रखी तो उसने दुखी होकर मेरी तरफ देखा,
उसने बताया कि हृदय का व्यापार सभी जगह है। यहाँ पर देखिए, उस समय मेरे मित्र का चेहरा क्या है, कठोर हो गया था। तो मेरा साहस नहीं हुआ कि उसका नाम और पता पूछ सके। ये जो श्रद्धा थी, ये जो उसके प्रति प्रेम था, इससे ऐसे लगता था कि अगर मैं उसका पता पूछूं तो वो लात ही क्यों ना मार। इस तरह से यहाँ पर निबंधकार कहते हैं। मैंने उनके सामने ये बातें रखी तो उसने दुखी होकर मेरी तरफ देखा। उसने बताया कि हृदय का व्यापार सभी जगह है। यहाँ पर ये सारी बातें जब मैंने उससे बताई तो वो दुखी होकर बताया कि क्या है, ये हृदय का जो व्यापार है सभी जगह हो रहा है, जैसे कि युद्ध में, ऑपरेशन थिएटर में, और क्या है, प्रेम प्रसंग, सभी जगह इसका संबंध। इस समस्या को जरा आप समझिए। इस पूरे प्रश्न के पीछे एक विशेष प्रकार की भावुकता है। इस समस्याओं को, जो ये समस्या है, इसे पूरी तरीके से समझिए। इस पूरे प्रश्न के पीछे एक विशेष प्रकार की भावुकता है। इसे आप दार्शनिक भावुकता कह सकते हैं। इस भावुकता को दार्शनिक भावुकता कह सकते हैं। मैं उस व्यक्ति में व्यक्ति नहीं, किसी गुण, शक्ति या सत्ता का दर्शन कर रहा हूं। फिर वो बताते हैं कि इसी से वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। यानी यहाँ पर वो बताते हैं कि उस व्यक्ति में व्यक्ति नहीं, किसी गुण, शक्ति या सत्ता का दर्शन कर रहा हूं, इसी से वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। फिर किंतु जो ही उस गुण, शक्ति को मैं खंडित होते देखूं, मैं उस व्यक्ति को छोड़ दूं और उस व्यक्ति को यह समझ में ही नहीं आएगा कि फला ने जो अब तक मेरा भक्त था, मेरे यहाँ छोड़ दिया। तो यहाँ पर अगर उस व्यक्ति में कुछ इस तरह के दोष देख लूं तो क्या है, मैं उस व्यक्ति को छोड़ दूं। जितना मैं उससे लगाव करता हूं, उसके अंदरूनी बातों को सब कुछ जानता हूं, तो क्या है, एक प्रकार का लगाव है। जब उसमें इस तरह के गुण जो कि उस व्यक्ति में जो है, उस व्यक्ति में, जबकि उस गुण शक्ति को मैं खंडित होते हुए देखूं, जब उसके गुणों में कुछ बुराइयों को देखूं, तो उस व्यक्ति को मैं छोड़ दूं और उसे ये पता भी नहीं चलेगा कि जो मेरा भक्त था अब क्यों मुझे छोड़ दी। इस तरह से यहाँ पर कहते हैं। मैंने कहा, अगर उस व्यक्ति की आलोचना करनी है तो पहले उसे अपने घनिष्ठ विश्वास में लेना है। फिर जो है धीरे धीरे उसकी जो आलोचना है, उसे घनिष्ठ विश्वास में लेते हुए उसकी आलोचना को, उसमें जो बुराई होती है उसे घनिष्ठ संबंधों में लेकर, फिर जो है घनिष्ठ विश्वास में लेकर धीरे धीरे उसके जो बुराई गुण, यानी उसके जो बुराई के गुण हैं उसके और संकेत करना चाहे वो माता पिता हो या गुरुजन हो, जिसमें क्या है श्रद्धा भाव हो, तो भी क्या है, अगर उसमें उनमें भी इस तरह के गुण हैं तो धीरे धीरे अपने विश्वास में लेते हुए, ना ही उनको बुरा लगे, ना ही क्या है उनके गुणों के प्रति संकेत हमें करना। इस तरह से यहाँ पर वो कहते हैं। फिर मैंने कहा, मर्म आलोचना चाहे जितनी निष्पक्ष हो, जो आलोचना किसी के पक्ष में नहीं, निष्पक्ष हो तो, और बेलाग दिखाई दे, ऊपर से चाहे जितनी कठोर और खुरदुरी हो, बेलाग दिखाई दे, जितनी खुरदुरी भी दिखाई दे, अतः उसमें एक बड़ी भारी श्रद्धा होती है। लेकिन उसमें एक बड़ी भारी श्रद्धा होती, और यही मनुष्य में सुधार किया जा सकता है। तो क्या है, और यह कि मनुष्य में सुधार किया जा सकता है, यह कि मनुष्य अपनी सीमाओं और कमजोरियों से ऊपर उठ सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है, उसकी सीमाएं और कमजोरियों से जो है वो ऊपर उठ सकता है। वो ऊपर उठकर उस विशाल उच्चतर क्षेत्र का भागी हो सकता है, जिसे
हम संस्कृति, विज्ञान, साहित्य का, दर्शन अथवा अध्यात्मक का क्षेत्र कहते हैं, क्या है वो उस क्षेत्र का भागी हो सकता है जिसे हम संस्कृति, विज्ञान, साहित्य या दर्शन भाव या अध्यात्म का क्षेत्र कहते हैं। ये श्रद्धा व्यक्ति विशेष पर श्रद्धा नहीं है, किंतु उसके दुष्प्त या जागृत समर्थ पर श्रद्धा है। उसके जागृत पर क्या है, ये श्रद्धा है कि यदि वो चाहे तो अपने खंडों पर ही चढ़ सकता है। नहीं, वो चाहे तो अपने खंडों पर चढ़ सकता है। मतलब यह है कि इस बुनियादी श्रद्धा के फलस्वरूप इतना सारा साहित्य लिखा गया है। मेरे मित्र ने विश्वास और संशय दोनों के समन्वित भाव से मेरी तरफ देखा। जब मैंने इस तरह से कहा, मेरा मित्र जो है वो क्या है, यहाँ पर बताते हैं कि वो संशय और जो है विश्वास और संशय दोनों के भाव से मेरी तरफ देखा और कहा, ये सब थियरी की बात है, अपनी जगह सही है, किंतु उनका तत्व तो अमल में लाने में ही है। ये सब थियरी की बातें हैं, उसे अमल में यानी प्रैक्टिकल में लाना बाकी है, और अमल में लाने वाले में ही सारी बुराइयां, सीमाएं और कमजोरियां इतनी अधिक प्रकट होती है कि कार्य में कर्ता की दागदार छाप से जिसके प्रति कार्य किया गया है, जो अमल में लाता है, उसी में ही सारी बुराइयां और सीमाएं और कमजोरियां, उसमें कमजोरियां इतनी अधिक होती है कि क्या है, कार्य में कर्ता की जो दागदार छाप से जिसके प्रति कार्य किया गया है, वो व्यक्ति जो है आलोचना पर फिर से विश्वास नहीं कर पाता। इस बात को सुनकर दोनों को हंसी आ गई। बात बिल्कुल माकूल थी, बिल्कुल सही थी। तो आलोचना का कार्य वस्तुतः एक सिद्धांतों के प्रकाश के अलावा एक सूक्ष्म कौशल्य भी है। मैंने उससे कहा, इसीलिए कहता हूं कि हम आलोचना करते वक्त गलतियों के लिए कम से कम क्या है 25-30% हाशिया छोड़ दें। जब कुछ गलतियां करते हैं उस वक्त 25-30 हाशिए छोड़ दें। इसीलिए मैं कहता हूं, इस तरह से यहाँ पर क्या है लेखक निबंधकार कह रहे हैं, अगर हम हाँ के बदले हो सकता है, संभव है, कदाचित है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और क्या है इस हो सकता है बातें करें और मानव ज्ञान और अपने स्वयं ज्ञान की साक्षात सीमाएं प्रत्यक्ष ध्यान में रख उतना ही मर्जिन अपने को और दूसरों को प्रदान करे तो बहुतेरे हृदय दाह समाप्त हो जाएगा और हार्दिक तथा वैचारिक आदान प्रदान अधिक सुगम या सरल हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? यहाँ पर वो बताते हैं कि हाँ, जब किसी से यानी जब गलती हो जाती है, जबकि 25-30% हाशिया छोड़ दो, हाँ की जगह क्या है हो सकता है, संभव है, कदाचित है, ये भी हो, इस तौर से बात करे और मानव ज्ञान और अपने स्वयं ज्ञान की सशक्त सीमाएं प्रत्यक्ष ध्यान में रखकर उतना मर्जिन अपने को और दूसरों को प्रदान करे तो बहुतेरे हृदय दाह समाप्त हो जाएगा और हार्दिक तथा वैचारिक आदान प्रदान जो है वो अधिक सुगम और सरल हो जाएगी। इस तरह से लेखक कहते हुए क्या मैं ये गलत कह रहा हूं, इस प्रश्न को वो करते हैं। तो मैंने अपने मित्र की आंखों की तरफ देखा, मुझे लगा कि वो इन सारी बातों से सहमत है। तो यहाँ पर आलोचना जो है उसको इन्हीं आलोचना जबकि किसी की करे और किसी के बारे में आलोचना करते वक्त जो है पहले उसे घनिष्ठ विश्वास मिले, फिर क्या है
उसकी बुराइयों की ओर संकेत करे, ये सारी बातें कहते हुए इस पाठ को इन्होंने लिखा है। तो पाठ इतना ही था। धन्यवाद।